तो नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मानव पोषण जो जटिल प्राणी है और इसका शरीर जटिलतम रूप में पाए जाते हैं, हर एक अंग पाए जाते हैं। सब अंग के बारे में एक एक करके जो पाचन होता है, पाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन पचता है, पचने के बाद उत्सर्जन होता है कचरा पदार्थ का और शरीर में उसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जो मानव में पोषण है जो ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए भी और परीक्षा के लिए भी, तो ये चीज़ें हम लोग जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यदि हम बात करें मानव में पोषण का, शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा क्या, मानव में पोषण। मानव में पोषण, सबसे पहले तो ये जानिए, तो मानव में पोषण जो पढ़ रहे हैं, तो मानव एक विकसित प्राणी है जिस कारण से सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मानव में पाचन तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचन तंत्र पाए जाते हैं। भोजन पचाने से संबंधित जो भी अंग है हमारे शरीर में, भोजन को पचाने से रिलेटेड जो भी अंग है हमारे शरीर में, चाहे मुंह हो गया, दांत हो गया, फलना ये ग्रसनी हो गया, ठीक है, यानी जो भी अंग है भोजन को पचाने से संबंधित सभी अंगों को एक सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं, पाचन तंत्र कह सकते हैं। पाचन से संबंधित सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले यहीं से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। और क्या कहेंगे? पाचन से संबंधित, पाचन से संबंधित सभी अंगों को, सभी अंगों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन से संबंधित सभी अंगों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन से रिलेटेड जो भी अंग है सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें मानव पाचन तंत्र के भाग, क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र के भाग। तो मानव पाचन तंत्र के भाग का यदि बात कीजिएगा तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मुख गुहा। ठीक है, सबसे पहला जाएगा वो क्या आएगा, मुख गुहा, यानी मुंह आएगा, जिस यहीं से पाचन का क्या होता है, प्रारंभ होता है। यहीं से पाचन क्या होता है, प्रारंभ होता है। दूसरा जो अंग आएगा हमारा वो आएगा क्या, ग्रास नली। क्या आएगा? ग्रास नली आएगा, जिसमें पाचन नहीं होता बल्कि कर्माकुंचन गति के कारण भोजन नीचे जाता है। ये बात हम लोग करेंगे आगे जाकर के। तीसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाशय कहेंगे। ठीक है, चौथा जो हमारा आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे। छोटी आंत कहेंगे। और पांचवा जो हमारा आएगा वो क्या होगा, बड़ी आंत होगा। इसके साथ, इसके साथ हमारे पाचन में दो ग्रंथि है जो भाग लेता है। ठीक है, तो दो ग्रंथि है वो भी भाग लेता है। तो सबसे पहले यकृत एक ग्रंथि हो गया, लीवर जिसको कहते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है अग्नाशय हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या करता है, पाचन तंत्र में क्या करता है, भाग लेता है, ये ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये अंग हो गया और ये ग्रंथि हो गया। इतने हमारे पाचन तंत्र के क्या है, अंग है। पाचन तंत्र के ये सब अंग हो गए, ये हमारा ग्रंथियां हो गई। तो सबसे पहले हम लोग मुख से शुरू करेंगे, आखिर मुख में भोजन का क्या होता है। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले यदि हम लोग खाते हैं तो यानी भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख के अंदर ही भोजन लेते हैं। तो सबसे पहला मुख में भोजन का कह सकते हैं क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। मुख में भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ये बात आपको बोलना है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख में भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। यहीं से, यहाँ से पाचन प्रारंभ होता है। पाचन प्रारंभ होता है।
तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। यदि बात करें यहाँ क्या होता है, यहाँ दांत के मदद से, दांत के मदद से भोजन को टुकड़ा किया जाता है, भोजन को टुकड़ा किया जाता है। दांत की मदद से भोजन को क्या किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है। तो पहला बात ये हो गया, मुंह में क्या होता है, भोजन को पहले दांत की मदद से कूटा जाता है, टुकड़ा किया जाता है। इसके साथ आपको पता है हमारे मुंह में लार उत्पन्न होता है, जो लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार। अभी हम लार ग्रंथि के बारे में भी लिखेंगे। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, लार निकलता है, लार निकलता है, जिसमें एमाइलेज, लार को हम लोग सलाइवा भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। एमाइलेज नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। तो हमारे मुंह से जो लार निकलता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्या कहेंगे, एमाइलेज नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। इसको कई जगह पर हम लोग टाइलिन भी कह देते हैं, टाइलिन भी कह देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, यानी इसको टाइलिन भी कहते हैं। एंजाइम का काम है भोजन को पचाना, एंजाइम का काम है भोजन को पचाना। एंजाइम का स्राव बहिस्रावी ग्रंथि से होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हार्मोन होता है शरीर में, हार्मोन शरीर को कंट्रोल करता है, उसका जो स्राव वो जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, जो नियंत्रण चैप्टर में जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग भोजन पाचन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें एमाइलेज यानी टैलिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है, टैलिन नामक एंजाइम होता है। अब टैलिन क्या करता है, तो देखिए हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में आपको पता है भोजन में क्या उपस्थित होता है, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता तो कई पोषक तत्व उपस्थित, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है मुख से ही शुरू हो जाता है। यानी मुख में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। मुख में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी जो जटिल शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट में जब ये कौन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में जब एमाइलेज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में जब एमाइलेज मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट को और मीठा कर देता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट को और मीठा कर देता है कौन, एमाइलेज। और जब मीठा हो जाता है उसका नाम हो जाता है क्या, उसका नाम हो जाता है माल्टोज। क्या नाम हो जाता है, माल्टोज। यानी ये थोड़ा सरल शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में परिवर्तन करता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ही रूप माल्टोज है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब कोई भी शर्करा हो उसको क्या बना देता है, मुंह माल्टोज बना देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है कौन, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। लेकिन कितनों जटिल शर्करा उसको माल्टोज बना देता है कौन, एमाइलेज नामक एंजाइम। ये मुंह में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाचन होता है, माल्टोज बन जाता है। अब माल्टोज मीठा होता है, जिस कारण से भोजन या रोटी कोई भी हो उसको ज़्यादा देर तक चबाने से हमारे मुंह में क्या होता है, मीठा लगने लगता है। मुंह में जो मीठा लगने लगता है ये माल्टोज बनने के कारण। अब माल्टोज थोड़ा नरम हो जाता है, वो नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद भोजन कहाँ जा जाता है, इसके बाद ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो ये बात करेंगे, इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। अब ग्रास नली का बात करने से पहले हम थोड़ा सा, जब ये बात कर ही रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा लार ग्रंथि का। किसका बात करेंगे, लार ग्रंथि का, है ना। तो लार ग्रंथि का यदि बात करें तो साथियों हमारे मुंह में 3 प्रकार का लार ग्रंथि पाए जाते हैं। सबसे पहला का लार ग्रंथि का नाम है पैराटिड, ठीक है। दूसरा का नाम है सबलैंगुअल, ठीक है। और तीसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं सबमैंडिबुलर। यानी एक 3 ग्रंथि है जो इस साइड कान के पास पाए जाते हैं और इस साइड भी कान के पास पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं 3 जोड़ा पाए जाते हैं। कितना, 3 जोड़ा पाए जाते हैं, मतलब 6 ग्रंथि पाए जाते हैं। यानी 2 पीस पैराटिड होता है, 2 पीस सबलैंगुअल होता है और 2 पीस सबमैंडिबुलर होता है। दोनों कान के पास होता है, ये बात देखें, इस कान के पास भी, इस कान के पास भी, तीनों पाया जाता है।
सबसे बड़ी अगर लार ग्रंथि का बात करें, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पैराटिड है, ठीक है। और इससे कौन चीज निकलता है, इन तीनों से निकलता है कौन चीज, तीनों से क्या स्राव होता है, तीनों से क्या स्राव होता है, तो तीनों से स्राव होता है कौन चीज, लार स्राव होता है, लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको कहना लार में कौन सा, टाइलिन एंजाइम यानी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इतना बात ध्यान रहेगा। लार को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा भी कह देते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको लार ग्रंथि के बारे में ध्यान में रखना है, क्लियर है इतना बात, ठीक है। इसके बाद हम बात किए थे यहाँ पर दांत का भी, तो दांत का भी हम यही बात कर लेंगे, क्योंकि आपको दांत से रिलेटेड कई क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है, आपको दांत के बारे में, क्योंकि दांत का भी यहीं पर काम हो रहा था। हम बात करेंगे किसका, दांत का। अगर बात करें मानव दांत का, मानव दांत का यदि बात करें, तो मानव दांत का यदि बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए, मानव में 20 अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 माह के बाद दांत आना शुरू होता है, और 6 माह में प्रथम दांत आता है। उसके बाद जो है लगभग 6 वर्षों तक में 20 दांत आ जाता है, जो टूट जाता है, टूटने के बाद पुनः वो उगना शुरू हो जाता है। तो 20 दांत टूट के दोबारा आता है। जब टूट के दोबारा आता है, इसका मतलब पहले जो आया वो टेम्पररी है, वो अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं होने का मतलब हुआ कि वो टूट करके दोबारा आता है। जब टूट करके दोबारा आता है तो वो क्या हुआ, टेम्पररी हुआ, अस्थायी हुआ। तो 20 दांत ऐसा होता है जो दोबारा से जन्म लेता है, यानी अस्थायी कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, दोबारा आता है, दोबारा जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेता है। कितना दांत, 20 दांत, ये बात आपको ध्यान में रखें। इसीलिए इसको कौन सा दांत कहते हैं, अस्थायी दांत हम लोग कहते हैं। और जो हमारा 12 दांत आते हैं, 12 दांत, 12 दांत जो होते हैं मानव में, 12 दांत जो होते हैं अस्थायी रूप से आते हैं, अस्थायी उगते हैं, है ना। ये दोबारा से जन्म नहीं लेता है, यानी एक बार जब आ गया तो ये टूटेगा तो दोबारा से फिर नहीं आएगा। तो 20 दोबारा से आ जाता है, 12 क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। यानी दोनों मिला करके कितने होते हैं, 32। यानी कि एक वयस्क मानव में, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। इस 32 दांत को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, तो ये कह देते हैं, तो ये 32 दांत को 4 भाग में बांटते हैं, 4 भाग में, 4 भाग में बांटते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में यदि बात करेंगे, सबसे पहला जो दांत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृतंक कहते हैं, यानी इसको इंसीजर, इंसीजर भी कह देते हैं। दूसरा जो दांत होता है, दूसरा जो दांत होता है उसको हम लोग कहते हैं भेदक, यानी इसको हम लोग केनाइन भी कह देते हैं। और तीसरा जो दांत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रचवर्णक, इसको हम लोग प्रीमोलर कह देते हैं। और चौथा जो दांत होता है जिसको हम लोग चवर्णक, मोलर कह देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दांत हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है, ये जो आगे का दांत नजर आ रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी ये लोल वाला दांत के बीच में जो 4 गो नीचे फिर 4 गो ऊपर आ रहा है, यानी 4 4 कितने, जो 8 दांत हो गए, 8 दांत हो गए, वो हमारा कौन होते हैं, कृतंक, इंसीजर होते हैं, है ना, जिसको फटवा दांत में हम लोग कह देते हैं। ये जो हमारा दो, एक और एक दोनों साइड में जो लोल वाला दांत है ऊपर में भी, तो 2 और 2 कितना होगा, 4। तो 4 जो दांत होते हैं उसको हम लोग भेदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं। इसके बाद उधर यदि आप जाइएगा, उधर जाइएगा तो 3 नीचे 3 नीचे, 3 3 कितने हो गए, 6। अच्छा, 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 और फिर 6 ऊपर, यानी आगे का छोटा छोटा 6, उसको अग्रचवर्णक कहते हैं। 6 दूना कितने हो गए, 12 हो गया, कौन, अग्रचवर्णक हो गया। और फिर 8 हमारा हो गया क्या, चवर्णक हो गया। गिनिएगा तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा,
32 दांत हो जाएगा। सबसे अंतिम का जो होता है वो चवर्णक होता है। सबका अलग अलग काम है, जैसे कार्य भी कई बार पूछ देता है, तो आपको कहना है कृंतक क्या करता है, ये कुतरने का काम करता है, कुतरने का काम करता है। कुतरने का काम करता है कौन, कृंतक करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फाड़ने का काम करता है, चिरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है छोटा छोटा टुकड़ा करना, छोटा छोटा क्या करना, टुकड़ा करना। ठीक है, और इसका काम है पीसना, यानी इसका काम है पीसने का काम करता है ये कौन, चवर्णक। इस प्रकार से हमारा दांत हो जाता है दांत। अच्छा, आप लोग को एक क्वेश्चन है क्या, दांत का जो हमारा श्वेत परत होता है सबसे ऊपर, दांत का जो श्वेत परत होता है सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी श्वेत परत, उसको क्या कहते हैं। दूसरा निचली परत, श्वेत परत के ऊपर निचली परत होता है, उसको क्या कहते हैं। दोनों का अलग अलग नाम होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं, और दूसरा नीचे जो उसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। जो एनामेल होता है मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ कौन है, एनामेल। इस एनामेल के कारण ही दांत में क्या होती है, चमक पाई जाती है ना। और एनामेल खराब होने से डेंटाइन धीरे धीरे खराब हो जाता है, दांत सड़ जाता है, ये बात। अभी तो केवल हम बात की किसका, मुख में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब हमारा जो होगा दूसरा बात, ग्रास नली में क्या होता है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ पर, ग्रास नली में। अगर बात करेंगे दूसरा, ग्रास नली, यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके सतह में ऐसे ऐसे देखिए, ये जो पाइप है इस तरह से इसका पाइप है, ऐसे ये पाइप है। तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे जब होता है, लचता जो है, जिस कारण से भोजन क्या होता है, नीचे जाता है, भोजन नीचे जाता है। तो भोजन जब नीचे जाता है तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको गति कहते हैं। इस गति का नाम होता है कौन सा गति, कर्माकुंचन गति। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कर्माकुंचन गति क्या है। तो कर्माकुंचन गति कहाँ पाए जाते हैं, ये बात आपको बोलना है। तो कर्माकुंचन गति कहाँ पाए जाते हैं, ग्रास नली में। तो क्या बोलेंगे यहाँ, कर्माकुंचन गति के कारण, गति के कारण भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है। यहाँ कौन गति, कर्माकुंचन गति कारण भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, दूसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ जब हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, तो यहाँ हम यदि फिगर का बात करें, ये हमारा क्या हो गया, अगर बात करें ये हमारा क्या हो गया, ये मुख का बात हो गया। और यदि बात करें इस यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, ये यहाँ एक मशीन होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं नाक से आने वाली हवा और मुंह से जाने वाला भोजन, पहले दोनों एक ही रास्ते पर जाता है, हवा और भोजन एक ही रास्ते पर जाता है। लेकिन हवा का जो मार्ग है ये कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। हवा का मार्ग कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। अब भोजन तो कहाँ जाएगा,
आमाशय में जाता है। अब बात रहा कभी कभी क्या होता है, भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ये तो जब दोनों एक ही मार्ग है, पहले शुरू शुरू में दोनों एक ही मार्ग है, तो भोजन तो फेफड़ा तरफ भी जा सकता है, भोजन फेफड़ा तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो भोजन को फेफड़ा तरफ जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन को क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस कहते हैं, याद रखिएगा। इपीग्लोटिस कहते हैं जो भोजन को फेफड़ा में जाने से रोकता है, जो भोजन को फेफड़ा में इस तरह से ऐसे ढक्कन का काम करता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये ऐसे उठ जाता है, इस तरफ फेफड़ा वाला को ढक लेता है, इसमें जाने देता है भोजन, फिर जब भोजन अंदर गया तो फिर ऐसे हो जाता है, यानी इस तरह से करते रहता है। जब कभी भोजन हम स्पीड में करते रहते हैं तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर फंस जाता है, तो भोजन फेफड़ा तरफ जाने लगता है। जब भोजन फेफड़ा तरफ जाने लगेगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, वो उधर से पुश करता है, जोर से जब धकलता है तो हमारा भोजन जब अंदर से बाहर आने लगता है तो कुछ भोजन मुंह के रास्ते, कुछ भोजन नाक के रास्ते बाहर आ जाता है, कुछ भोजन मुंह के रास्ते, कुछ भोजन नाक के रास्ते बाहर आ जाता है। वो कब होता है, इपीग्लोटिस जब काम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसका पोजीशन जब गड़बड़ा जाता है उसके बाद फेफड़ा उधर से पुश करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं छिकनी आ गया है ना। तो भोजन वक्त सोचना, तो सोचने से कुछ नहीं होता है, बल्कि आपका इपीग्लोटिस, आप भोजन स्पीड में कर रहे हैं जिस कारण से इपीग्लोटिस क्या हुआ, फंस गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है, आमाशय। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आमाशय में मेन भोजन का पाचन होता है, हम वहाँ पर बात करेंगे। कहाँ पर, आमाशय, क्या बोलेंगे, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन का बात करेंगे। अगर बात करेंगे आमाशय में पाचन का, तो आमाशय में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा भोजन का। अब होता क्या है कि आमाशय में क्या क्या दिक्कत है, ये देखिए। आमाशय के आंतरिक सतह पर छोटी छोटी ग्रंथि पाए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से निकलता है कौन सा, जठर रस निकलता है। ठीक है, और ये जो जठर रस होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इससे जठर रस से और क्या होता है, इसमें म्यूकस भी होता है ना, म्यूकस होता है। ये म्यूकस इस पर चिपका हुआ रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना मजबूत होता है कि किसी भी चीज़ को वो गला सकता है। तो ये अमाशय है, तो ये हमारा चमड़ी है, इसको एकदम गला सकता है। तो फिर ये गलता क्यों नहीं है, तो ये क्यों नहीं गलता है, म्यूकस के कारण, म्यूकस जो होता है, म्यूकस के कारण ये गलता नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से अमाशय की आंतरिक दीवार को कौन बचाता है, तो क्या कहेंगे, म्यूकस बचाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना, म्यूकस बचाता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन भोजन के कण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़े थोड़े टुकड़े में तोड़ता है, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन में जो रोगाणु होता है उसको भी नष्ट कर देता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हमारे भोजन के पाचन में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अम्ल सबसे पहले भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाता है, और दूसरा क्या है, भोजन में उपस्थित रोगाणु को क्या करता है, मारता है। तो भोजन यहाँ पर आसानी से पचता है, तो अम्ल बनता है। तो होता क्या है कि जिस प्रकार से आप जितना भोजन ग्रहण कीजिएगा उतना हमारे शरीर में अम्ल बनेगा। ज़्यादा भोजन करेंगे ज़्यादा अम्ल बनेगा। कभी कभी भोजन में ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं तो हमारे पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। उस स्थिति को कहते हैं अम्लीयता, अति अम्लीयता। क्या बोलेंगे, अति अम्लीयता। पेट अम्ल, या पेट में अम्ल ज़्यादा बन गया, उसको दूर करने के लिए, ये तो अम्ल है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अम्लता को दूर करने के लिए हमें क्षार चीज़ का आवश्यक होगा। तो क्षार चीज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इनो पियेंगे, वो क्षारीय होता है, वो यदि आप खाइएगा तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होकर उदासीन हो जाएगा, फिर हमारा गैस निकल करके ठीक हो जाएंगे हम। तो यानी जो इनो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो क्षारीय होता है, जो अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो ज़्यादा अम्लीयता कब होगा, जब ज़्यादा भोजन करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अमाशय में, अमाशय में पाचन, तो क्या कहेंगे यहाँ, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस, जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा म्यूकस होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस अमाशय के, अमाशय की दीवार, अमाशय की दीवार का
रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? कहेंगे अम्ल से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करता है। आगे भी लिखना है, अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर फिगर और समझ लेते हैं। यहीं पर त्रिकोणा आकार का ग्रंथि होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं यहीं पर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एक मक्के की भुट्टा जैसे एक और ग्रंथि होता है जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, और अग्नाशय का पाइप इस तरह, अमाशय का एक नस इस तरह से जुड़ा रहता है और इसी में लग जाता है एक नस किसका? अग्नाशय का। ये मिल करके इस तरह से छोटी आंत का निर्माण कर लेता है। अभी इसका बात करेंगे आगे जा करके। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर छोटी आंत का अगला भाग फिर इस प्रकार से चारों तरफ मिल करके बड़ी आंत का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पाचन अंग बन जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे पहले अभी किसका? अमाशय में अभी पूरा नहीं हुआ लिखे हुए। तो सबसे पहले यहाँ भोजन अम्लीय माध्यम में पाचन करता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाता है, साथ ही रोगाणु को नष्ट करता है। साथ ही रोगाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। ये बात आपको ध्यान, रोगाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। ये कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, चलिए अम्ल का बात हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाने लगता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब बात करेंगे कुछ ग्रंथि का रोल होता है। ग्रंथि का सबसे पहले बात करेंगे, कौन ग्रंथि का? यकृत का। ठीक है, बगल में यकृत है तो उसका भी काम देख लेंगे। तो यह भूरे रंग का, क्या बोलेंगे? भूरे रंग का बहिस्रावी ग्रंथि है। और क्या बोलेंगे? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें पित्ताशय पाया जाता है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? तो पीत रस निकलता है। पीत रस निकलता है जो पित्ताशय में पित्ताशय मतलब होता है एक थैला, समझ लीजिए। पित्ताशय में क्या रहता है? जमा रहता है। पीत रस कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में, जो यकृत में ही रहता है। ठीक है, तो कभी कभी आप खसी बकरी जब काटते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि यकृत को अच्छा से काटने, क्योंकि वहाँ पर पित्ताशय होता है, वो फूट जाता है, पूरा भोजन को तीत कर देता है, यानी है ना। तो ये पीत रस होता है। तो पीत रस क्या करता है? पीत रस छोटी आंत के पहले भाग अभी लिखेंगे, वो पहले भाग में मिलता है। यानी पीत रस कहाँ मिलता है भोजन से? छोटी आंत के पहले भाग, जिसको ग्रसनी भी कहते हैं, तो वहाँ पर मिलता है कौन? जो पीत रस है। तो भोजन को क्या करता है? पीत का क्या काम है? पीत का काम भी परीक्षा में पूछ देगा। पीत का क्या काम है? पीत का कार्य ये याद रखिएगा। पीत क्या करता है? यह भोजन को क्षारीय माध्यम में पचाता है।
क्षारीय माध्यम में पचाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम में पचाता है। दूसरा बात है ये भी रोगाणु को मारने का काम करता है, रोगाणु को क्या करता है, नष्ट करता है, रोगाणु को नष्ट करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पित्त का क्या हो गया, कार्य। यकृत से पित्त निकलता है, ये पित्त का क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये पित्त के बारे में हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये बात आप बोले। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कौन सा, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ते, नियंत्रण समन्वय में पढ़ेंगे। यह दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होता है, इससे अग्नाशयी अग्नाशयी रस निकलता है। इससे क्या होता है, अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस में क्या होता है, 3 एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, 3 एंजाइम पाया जाता है। याद रखिए, अग्नाशय में कई कोशिकाएं होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। ये अग्नाशय में ये कोशिकाएं होती है। ये हम लोग अगला चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो यानी 3 एंजाइम जो पाया जाता है किसमें, अग्नाशय ग्रंथि में, के रस में, अग्नाशयी रस में। ये 3 जो एंजाइम होता है ऐसे याद रखिएगा, MLT याद रखिएगा। कौन कौन, MLT याद रखिएगा। तो M4 बोलेंगे एमाइलेज, जो मुंह में पाया जाता है वही। ठीक है, L4 क्या बोलेंगे, लाइपेज, और T4 क्या बोलेंगे, ट्रिप्सिन। ये आपको ध्यान में रखना है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम पहले से आप जानते हैं, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पचाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन, वसीय अम्ल बना देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन का पाचन। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, देख लीजिए, ग्रासनली का बात कर ली, अमाशय का बात कर ली, हम लोग छोटी आंत का बात करेंगे। और ये दोनों ग्रंथि का जो भूमिका होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका, छोटी आंत का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसका, ये हमारा चौथा अंग हो जाएगा, कौन सा, छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे। छोटी आंत, तो आपको ध्यान में रखना है, छोटी आंत के बारे में 2-3 बातें परीक्षा में पूछा जाता है। अरे यार, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत है। इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर तक होती है, क्योंकि पूरा आहार नाल की लंबाई ही 8 से 10 मीटर है, लगभग 6.5 मीटर तक का यही हो जाता है, इसलिए कहते हैं सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। छोटी आंत में कई एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कई एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसे उभार, ठीक है, ये धागे जैसे उभार, छोटी आंत का जो पाइप है, ये जो पाइप है, ठीक है, इसमें कई उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जन भोजन को ऐसे ऐसे करता है, आगे बढ़ाता है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर उंगली जैसे उभार
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसे दीर्घरोम या इसी को रसांकुर या विलाई कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, विलाई कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ यदि बात करें छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी फिगर में अगर बात करें, छोटी आंत का जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्यूडेनम होते हैं, इसके बाद क्या होता है? जेजुनम होते हैं। इसको इलियम भी हम लोग कह देते हैं, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो ग्रसनी किसका भाग है? क्या कहिएगा? छोटी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत का पहला भाग है। इस ग्रसनी में ही मिलता है कौन सा? अग्नाशयी रस, और कौन सा? अग्नाशयी रस के साथ साथ हमारा जो पीत रस है वो ग्रसनी में ही आकर के मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ग्रसनी में ही आकर के मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रसनी, अरे यार, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें कई और एंजाइम होते हैं, एंजाइम याद रखिएगा। एंजाइम जो होते हैं, इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो जैसे एक एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, इरेप्सिन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले अगर अमाशय में बात करें, अमाशय में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जठर रस होता है, इसमें इसके एंजाइम के बारे में यहाँ नहीं लिखे थे। इसमें जो एंजाइम होता है, इसमें जो एंजाइम होता है, आप याद रखिएगा, पेप्टिन एंजाइम याद रखिएगा, है ना, पेप्टिन एंजाइम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और होता है रेनिन, लेकिन ये रेनिन क्या होता है? केवल बच्चों में पाया जाता है। रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है, ये दूध के प्रोटीन को पचाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केसिन प्रोटीन होता है। दूध के केसिन प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। इसीलिए बच्चा जब दूध पीता है तो वो दही निकलता है। तो दूध जल्दी पचता है बच्चों में, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? रेनिन। बच्चों में क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। जो हम लोग है सियान है, उसमें क्या पाया जाएगा? पेप्टिन, यानी पेप्सिन भी कह देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेप्सिन कह देते हैं, पेप्सिन, ठीक है। तो जो जैसा ऑप्शन में रहे, तो ये पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने का मतलब ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी प्रोटीन का छोटा अणु होता है कौन सा? पेप्टोन, इसमें बदल देता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, और कौन सा? ये जो लैपेज होता है, वसा का पाचन। यहाँ पर एक वसा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। वसा का पाचन का यहाँ मतलब होता है, वसा के बड़े कणों को, वसा को, वसा के बड़े टुकड़ों को, बड़े टुकड़ों को छोटा छोटा करना, इसको हम लोग पायसीकरण भी कहते हैं। पायस बनाना क्या कहलाता है? इसे हम लोग पायसीकरण कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पायसीकरण मतलब हुआ बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा छोटा कर देना, क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। ये वसा का पाचन करना यानी पायसीकरण कहलाता है, ठीक है, ये बात है। तो हम यहाँ पर बात किए, छोटी आंत का बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किसका? यहीं पर छोटी आंत में और कुछ हो जाए। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में पहले क्या होता है? अवशोषण हो जाता है।
अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो भोजन में पोषक तत्व है, भोजन का पोषक तत्व, भोजन का पोषक तत्व, उसका क्या करना? अवशोषण होना। भोजन के पोषक तत्व का क्या होना? अवशोषण होना। यानी अवशोषण कौन करता है? तो क्या कहेंगे? रसांकुर करता है। कौन करता है? रसांकुर करता है अवशोषण। ठीक है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर एक चीज होता है जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, जो अमीबा में भी होता था। स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण का मतलब हुआ जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व विलाई के माध्यम से, विलाई के माध्यम से सेल्स तक पहुंच जाना। यानी विलाई के अंदर छोटा छोटा नस होता है जो पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुंचा देता है। कोशिका तक ही तो ले जाना है हमको, वहां पर ग्लूकोज के रूप में। तो कोशिका तक जो पहुंचा देता है उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। हम ये भी कह सकते हैं पोषक तत्वों का उपयोग के लिए ले जाना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। तो छोटी आंत में इतना चीज हो जाता है। यानी पाचन जो होता है, पाचन पूर्ण कहाँ होता है? तो पाचन पूर्ण, अब भोजन पचेगा नहीं आगे जा करके। पाचन पूर्ण कहाँ होता है? तो आप लोग क्या कहिएगा? छोटी आंत में होता है। पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। शुरू कहाँ से होता था? मुख गुहा से पाचन की शुरुआत हुई थी। अब बड़ी आंत में क्या होता है? ये बात आप याद रखिएगा। जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में भोजन से क्या होता है? भोजन से जल अवशोषण होता है। भोजन से क्या होता है? जल अवशोषण होता है। भोजन से जल अवशोषण होता है। जल अवशोषण करके शरीर के लिए जल रख लेता है। बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट, बड़ी आंत क्या करता है? अपशिष्ट क्या करता है? मलाशय में जमा कर देता है। मलाशय में जमा। अपशिष्ट कहाँ जमा हो जाएगा? मलाशय में, जो समय समय पर बाहर निकल जाएगा। समय समय पर बाहर निकल जाएगा मलाशय में, अपशिष्ट पदार्थ मलद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो बड़ी आंत का मेन काम क्या है? जल अवशोषण करना। जब पेट खराब होता है, किसी को अतिसार होता है, तो बड़ी आंत ही काम करना बंद कर देता है, भोजन से जल अवशोषण नहीं कर पाता है। और बड़ी आंत जो देख रहे हैं, ये जो बड़ी आंत हमारा है, बड़ी आंत का ही एक भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, अपेंडिक्स किसका भाग है? बड़ी आंत का ही भाग है, जो पहले हम लोग का सेल्यूलोज पाचन में मदद करता था। अब इसका अवशेषी अंग बच गया, इसका कोई काम अब नहीं रह जाता है। ठीक है। बाकी जो हमारे पोषण से रिलेटेड बातें था वो सब बात लगभग बता दिए। अब भी यदि कुछ बात बचता है, अब भी यदि कुछ बच जाता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा या दोबारा वीडियो में मिल जाएगा। अब भी जो बातें बच गया, ठीक है। अन्यथा जो इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पोषण चैप्टर खत्म होता है, ऑब्जेक्टिव जो लेकर के आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में जो भी डाउट होगा, एक ऑब्जेक्टिव के साथ कई प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।